Okay, good evening दोस्तों. My name is Sahin Shurifi and today I am going to discuss a very important topic. इसमें आप देख सकते हो वीडियो का टाइटल है हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट. तो अभी एग्ज़ाम का माहौल है, आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट किए हो. Then you must be observing that whenever you are attempting a mock test, you are getting very poor marks. बहुत ही गंदे मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के. तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितना मार्क्स नेचुरल है और अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे इंक्रीज करें. तो यही मेन मुद्दा है. और देखो, मॉक टेस्ट में आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फाइनल एग्ज़ाम में भी आपका मार्क्स इंक्रीज होगा. एक चीज़ आप ध्यान में रखो, मॉक टेस्ट में आप जिस रेंज का मार्क्स स्कोर करोगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में लगभग उसी रेंज में आपका मार्क्स आएगा. दिस इज़ प्रूवन फैक्ट. उससे ज़्यादा आ सकता है, उससे थोड़ा सा कम भी आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होगा. ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई कैन टेल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.physixhub.in एंड यू कैन डाउनलोड आवर फिजिक्स एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर. ये जो QR कोड दिख रहा है, यू स्कैन दिस QR कोड एंड यू विल गेट द फिजिक्स हब एप्लीकेशन. So without any further ado, let's just start our session today. Okay, the first point, if you are getting less marks, देखो कम मार्क्स पाना मॉक टेस्ट में शुरुआती दुनिया में बहुत ही नेचुरल चीज़ है. तो इसको लेके डिमोटिवेट मत हो. ऐसे ऐसे मार्क्स आएंगे जो आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे. ठीक है ना. आपको फील होगा ये क्या हुआ, बेकार है भैया, टूट गया मैं तो पूरा, ऐसा फील आ सकता है शुरू के जो एग्ज़ाम्स तो ओके. तो वो उसको धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना है. लेट्स से अगर आप एक फुल लेंथ टेस्ट देते हो जो 200 मार्क्स का होता है, उसमें आपका स्कोर 30 भी आ सकता है शुरुआती टाइम पे. 30, 35, 25, 40, 50 ऐसे कुछ भी रेंज में आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल. तो उसको देख के चौंकना नहीं है. अगर आपका मार्क्स लेट्स से 35 भी आ रहा है आउट ऑफ 200, उसको आप बार बार टेस्ट देके उसको इंक्रीज कर सकते हो, एक रीजनेबल अमाउंट पे ले आ सकते हो. क्योंकि अभी आपके पास लगभग मोर और लेस एक महीना मान सकते हैं, एक महीने से भी कम का टाइम है. इस एक महीना ही बेसिकली गेम चेंजर है. इस एक महीना अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है. अगर आप इसको इस एक महीने को यूटिलाइज नहीं किए तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, मतलब चांसेस बहुत ही कम हो जाता है. तो दिस लास्ट 1 मंथ इज़ वेरी क्रूशियल. उसमें सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मॉक टेस्ट. ठीक है. रिवीजन और प्रैक्टिस के बाद ही मॉक टेस्ट का रोल आता है. उसमें आप जब कम मार्क्स करते हो उसका बहुत सारा फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है. तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए और हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. मेनली 5 पॉइंट्स में मैंने सारी चीज़ों को डिवाइड किया. फर्स्ट जो पॉइंट है मोस्ट क्रूशियल, एनालाइज द पेपर. कोई भी एक आप पेपर दे रहे हो, उसमें आप जितना भी मार्क्स आ रहा है उस पेपर को एनालाइज करो. तो एनालाइज कैसे करोगे? पहला जो चीज़ है उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो. जैसे आपका 9 यूनिट है, MMP, CM, EMT ऐसे करके सारे यूनिट्स आप इसमें देख लो. इसमें आप देखो कि कितने यूनिट से कितना क्वेश्चंस आए. ठीक है. लेट्स से आप ऐसे पार्ट B और पार्ट C के बेसिस पे भी इसको डिवाइड कर सकते हो. तो मान लो आपका पार्ट B से यहाँ से 5 क्वेश्चन आया, यहाँ से 3 क्वेश्चन आया, यहाँ से 4 क्वेश्चन आए, यहाँ से मे भी 3 क्वेश्चन आए, यहाँ पे बाकी ऐसे करके आए. उनमें से आपने कितना अटेम्प्ट किया, इस 5 में से कितना अटेम्प्ट किया, इस 5 में से कितना अटेम्प्ट किया, इस 5 में से, इस 3 में से कितना अटेम्प्ट किया, उसमें आपने कितना सही किया, कितना गलत किया. तो एक डेटा आपके पास रहना चाहिए. डेटा हैज़ ए गुड इम्पोर्टेंस. डेटा आपको बता देगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है. बस आपका परफॉर्मेंस गुड, बैड, मॉडरेट ऐसा कुछ नहीं होता है. बट उसको जब आप न्यूमेरिक फैक्टर दे देते हो तो आपको समझ में आता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इम्प्रूव करना है, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा कम करूँ तब भी चल जाएगा. ठीक है. जैसे मान लो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा कम स्ट्रांग है, तो ऑब्वियस है आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर मैथमेटिकल फिजिक्स में लेट्स से आप 2 घंटा दे रहे हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप 2.5 घंटा दोगे. तो ऐसे करके अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आप चीज़ों को टाइम दे सकते हैं. और
सबसे बेस्ट तरीका है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको कितना ज़्यादा टाइम देना है। मॉक टेस्ट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट वे टू फाइंड इट आउट। नंबर सेकंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैप और फ्लॉज। ठीक है, तो आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग लग रहा है आपको, कॉन्सेप्चुअल मिसिंग है या फिर कुछ और टाइप का मिसिंग है। जैसे मान लो कभी कभार होता है कि कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग उतना अच्छे से नहीं जाने, सुपर कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन आया, उसमें आपने नहीं पढ़ा कूपर पेयर्स क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, कैसे सुपर कंडक्टिविटी जनरेट होता है, तो उसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप आंसर नहीं कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड अगर कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आपको समझना ये चाहिए कि कौन सा वाला चीज़ में मुझे थोड़ा काम ज़्यादा करना है। ठीक है ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैप और फ्लॉज, तो ऐसे आपका बेस बनता रहेगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। बीच में मुझे कुछ पॉइंट और भी याद आएगा तो मैं आपको धीरे धीरे वो पॉइंट्स भी बताता रहूँगा। नंबर 2, सॉल्व इनकरेक्ट और स्किप्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो अभी आपके पेपर में 75 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्वियसली है 75 में से आप बहुत ही मतलब सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसमें से आपको पार्ट ए में कितना अटेम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सॉरी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको मैक्स टू मैक्स 15 करना है। नेक्स्ट पार्ट बी में 25 रहेंगे, उसमें से आपको 20 करना है, और पार्ट सी में आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 20 करना है। तो टोटल कितना क्वेश्चन करना पड़ा है, 40, 50, 55। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। अब 55 क्वेश्चन में से भी आप मैक्स टू मैक्स कितना अटेम्प्ट करोगे, उससे कम करोगे, राइट। 40, 45, 50 तक तो नहीं जाता। जनरली कितना करते हैं लोग, 10 + 10 + 10, ओके, तो 35 मान के चलो, 35 क्वेश्चन लगभग आप लोग अटेम्प्ट करते हो, 35 to 40। तो आप देख सकते हो अगर आप प्रोपोर्शन लेंगे तो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भी अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो आप देखो कि टेस्ट में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा। तो सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है उसको देखोगे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, उसको आप डिटेल वे में सॉल्व करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो सब क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करो। अब टाइम, एग्ज़ाम के टाइम आप जब टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे टाइम का एक इशू रहता है, आपको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग में आपको करना पड़ता है। जब एनालिसिस करोगे तब तो टाइम का इशू नहीं है, तब आप टाइम लेके देखो कि टाइम लेके ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो देखना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जब टाइम बाउंड नहीं होगा आपका क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपके रीच के बाहर होगा। ऑब्वियसली हम लोग जब मॉक टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे जो आप नहीं कर पाओगे, आपके सीनियर जूनियर को भी नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चन रहता है। हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा लो, उसमें भी देखना 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अनटचेबल होता है। तो उन सब क्वेश्चन को लेकर आपको ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो सब क्वेश्चन को अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। 4-5 क्वेश्चन के बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन बचता है, आप उसको देखो। आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी रखो कि जो सिंपलेस्ट, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ, जो आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करोगे। सिलेक्टिंग क्वेश्चन इज एन आर्ट। आप अगर उस आर्ट में माहिर हो तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ईजी है। सबसे पहला क्राइटेरिया सिंपलेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो, उसके बाद जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये 2 पैरामीटर आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में। ये देखो ये क्या बहुत ज़्यादा सिंपल है, कम टाइम लेगा। तो जो क्वेश्चन इस 2 क्राइटेरिया को फिट करता है उसको आप पहले अटेम्प्ट करते जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक बार और बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि एक सिंपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देगा, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स ही देगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है, उसमें आप टाइम सेव कर सकते हो जो आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। इफ़ अनएबल टू सॉल्व, सर्च फॉर सॉल्यूशंस एंड नोट देम इन ए डेजिग्नेटेड कॉपी। देखो जो हमारे टेस्ट सीरीज़ है उसमें तो आपको सारे सॉल्यूशंस डिटेल में मिल जाएगा, दैट विल नॉट बी एन इशू। अगर कुछ सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप अपने एजुकेटर को पूछ सकते हो, अगर मेरे टेस्ट सीरीज ले हो तो मुझे पूछ सकते हो। देन यू कैन नोट देम इन ए डेजिग्नेटेड कॉपी, एक सेपरेट कॉपी आपको
पास रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आप यू कैन गिव द टाइटल इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखो बस थ्योरी रिवाइज करने से नहीं चलता, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आपको 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए। अब सारे क्वेश्चन रिवीजन करने जाओगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मान लो आपने 75 क्वेश्चंस का एक सेट दिए, ठीक है, टेस्ट में दिए, उसमें से ऐसे 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर होंगे जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, दैट डिजर्व रिविजन। तो वो सब 15-20 क्वेश्चन को आप इस इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और उसको पीरियडिकली रिवाइज करते रहोगे, ठीक है ना। तो उससे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये है था दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा टिप्स की सॉल्व इनकरेक्ट और स्किप्ड क्वेश्चन। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, आइडेंटिफाई सिली एरर्स एंड मिस्टेक्स। अब देखो आप अगर कोई भी एक सब्जेक्ट का सारे चीज़ आपने पढ़ लिया, जो भी है थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, यू नो 100% थ्योरी, उसके बावजूद इफ़ आई गिव यू अ क्वेश्चन पेपर एंड टेल यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आप उसमें डिफ़िकल्टी फेस करोगे। कुछ क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन में गलतियाँ होंगी। दिस इज़ नेचुरल। आप थ्योरी सिलेबस कवर कर रहे हो, इसका मतलब क्वेश्चन भी कर पाओगे, दैट उसका कोई मायने नहीं है। अब सिलेबस को कितना अच्छे से किए हो उस हिसाब से आप कितना क्वेश्चन कर पाओगे वो डिपेंड करता है। और CSIR नेट की सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल भी पढ़ो तो उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लोग स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं करते हैं, उसका एक तरीका होता है। आप अगर बहुत डीप में हर एक टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, कभी आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको एक मिड अप्रोच लेना है सिलेबस ख़त्म करते वक्त, आपको एक मिड अप्रोच लेना है, ना आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना है, ना आपको बहुत सरफेस में रहना है, आपको मिडिल एक अप्रोच लेना है। तो उस मिडिल अप्रोच को अगर लोगे तो 6 मंथ टाइम, 5 to 6 months ऑफ टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट आप पूरा CSIR नेट को कवर करने के लिए, अगर आपने MSc कर रखे है तो, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में मत जाओ, कुछ कुछ टॉपिक में जा सकते हो जो बहुत रिपीटेटिव है, इंपॉर्टेंट है और जिसको अच्छे से समझे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उस सब टॉपिक में आप जा सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, गाउस लॉ, बायो-सावर्ट्स, एम्पियर्स थ्योरम, ये सब टॉपिक ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी मान लो न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ एक टेक्निक, फाइनाइट डिफरेंस मेथड, उसमें आप ज़्यादा डीप जाके क्या करोगे, उसमें बस फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या होता है वो बस समझ लो, उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो कर दो बस। तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, ठीक है ना, बी सिलेक्टिव। प्रायोरिटी एक चीज़ होता है, प्रायोरिटी वाइज अगर आप चीज़ों को अरेंज करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कम ज़रूरत है, उसको आप ज़्यादा कर रहे हो, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें कम कर रहे हो, तो दैट विल नॉट गिव यू गुड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट। सो you have to analyze your mistakes to understand the types of error you made, calculation error, conceptual error, whatever kind of error you'll understand. Determine if the mistakes were due to lack of understanding, misinterpretation or calculation, ये जो मैंने बताया। तो आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट, क्रिएट फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। देखो आपके पास दो शॉर्ट नोट्स बोलो या माइक्रो नोट्स बोलो, शॉर्ट नोट्स तो एक होता है, उसमें कभी कभार शॉर्ट नोट्स भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। शॉर्ट नोट्स में मान लो आपका 50 पेज हो गया लेट से, तो 50 पेज में आपको तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। बट एग्ज़ाम डे के लिए भी एक ऐसा नोट प्रिपेयर करो जिसमें बस फॉर्मूला लिखा हो, कोई भी लाइन उतना नहीं होगा, मतलब जितना मिनिमाइज आप कर पाओ, माइक्रो नोट्स बोल सकते हो उसको, ऐसे आप कर सकते हो। मैंने जो अपने वेबसाइट में अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने उसको लिया भी है, वो A वाला नोट है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। अब उसको थोड़ा और मिनिमाइज करके आप एक नोट बना सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक दैट काइंड ऑफ नोट फॉर यू, जो बहुत ही प्रिसाइज है, एकदम छोटा होगा कि आप मतलब 1-2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर पाओ, ऐसा नोट आई विल ट्राई टू प्रिपेयर एंड गिव यू। फॉर द टाइमिंग यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। Develop formula sheets for each chapter. These sheets should serve as quick reference guides for formula and key concepts before each mock test. मॉक टेस्ट देने से पहले आपको
अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मतलब टेक टेस्ट एज टेस्ट। टेस्ट को आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह नहीं ले सकते। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, फिर जो मना है क्वेश्चन किए, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, फॉर्मूला देख लिए, उसको देख के कर लिए, तो वो प्रैक्टिस के लिए सही है। बट टेस्ट दे रहा हो, टेस्ट को टेस्ट की तरह दो। मैंने अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट्स आपको दे रखा है टेस्ट सीरीज में, बट उसका मिसयूज मत करो, ठीक है ना। आप कोशिश करो कि एक या मैक्स टू मैक्स 2 बार, उससे ज़्यादा टेस्ट में मत दो। प्रैक्टिस कितने बार भी कर सकते हो, बट ऐसा टारगेट करके चलो कि मुझे टेस्ट को टेस्ट की तरह देना है, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा। अभी लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, रिव्यू एंड रिवाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेगुलरली रिव्यू द फॉर्मूला शीट्स जो आपने बनाया है एंड नोट्स टू रेनफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग। यूज द टेस्ट कॉपी टू ट्रैक योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। जो आपने सेपरेट टेस्ट कॉपी बना सकते हो, जैसे आपने मॉक टेस्ट 1 दे दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट 1 दिया, उसमें जो जो मिस्टेक्स हैं वो सब समराइज करके रखे हो, तो उसको आप पीरियडिकली देखते रहोगे कि मैंने क्या क्या गलती किया है, नेक्स्ट टेस्ट में वो वाला गलती आई विल नॉट रिपीट। तो ऐसे करके आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते हो। आप अगर सोचोगे कि मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा, PIQs करूँगा, रिवाइज करूँगा, उसके बाद टेस्ट दूंगा, तो आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आप टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है शुरू करने के लिए। आप बस टेस्ट देना शुरू करो। प्रैक्टिस, रिवीजन, PIQs वो अलग बात है, वो सब कुछ पैरेलली चलेगा, ठीक है ना। बट ये टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट है वो पैरेलली चलता रहना चाहिए। आपने PIQs, थ्योरी, सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में इसको इग्नोर कर दिया, ये सब भी चला रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर तीनों को साइमल्टेनियसली आप मैनेज कर पाओ टाइम सेक्शन करके, तो वो आपको बेस्ट आउटपुट देगा। और मॉक टेस्ट में कितना भी कम मार्क्स आए, आपको उसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। टेक देम पॉजिटिवली, देखो कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है। और हम लोग टेस्ट सीरीज ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर टेस्ट सीरीज में आप 35 to 40% भी स्कोर करते हो, दैट इज़ गुड इनफ। अगर हमारे जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उसमें अगर 40% तक आप स्कोर कर लेते हो, तो आपका JRF पक्का है लगभग, ठीक है ना। क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, रियल एग्ज़ाम में लगभग उसी लेवल का या फिर उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या थोड़ा सा बहुत इजी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी रखते हैं, ताकि आप लोग एक ओवरऑल एक एक्सपोजर मिले। तो मॉक टेस्ट में मैं सारे चीज़ों को एक समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी हो समझने में। तो मॉक टेस्ट देने से और ये करने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या आपको करना चाहिए ओवरऑल। सिस्टमेटिकली एड्रेस योर वीकनेस, ठीक है। वीकनेस को पहचानो और उसके ऊपर काम करो, उसको स्ट्रांग बनाओ। रेनफोर्स योर स्ट्रेंथ, एक ही पॉइंट है लगभग। थर्ड जो पॉइंट है, डेवलप इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूवमेंट। ये वाला स्ट्रैटेजी आपका बार बार टेस्ट देने से ही आएगा, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। रात में आकर सपनों में आकर आपको नहीं बोलेगा बेटा ये सब कर ले, ये सब कर ले, तेरे लिए ये बेस्ट है। आप अपना स्ट्रैटेजी खुद डिज़ाइन करोगे। मैं आपको जो भी स्ट्रैटेजी दूंगा वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से होगा ना, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बढ़कर एक पर्सनलाइज्ड, ठीक है, एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी होता है, जो बस आप ही तैयार कर सकते हो आपके लेवल के हिसाब से। तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना। हमारा जो गाइडेंस रहेगा वो उसको आप एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो, उसके बेस पे आप अपना पर्सनलाइज्ड खुद का स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स से ओवरऑल इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, नॉट ओनली फॉर मॉक टेस्ट। In our day-to-day life, in our social life also, you have to learn from your mistake and past experiences. Continuously refine your exam preparation process. ऐसा मत सोचो कि मैंने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लिया, उसको मतलब फिक्स्ड कर दिया, फिक्स मत करो। ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम इम्प्रूवमेंट। हमेशा ही देखना, आप जब एक चीज़ शुरू करोगे, कितना भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप शुरू करोगे, जब वो एक्चुअली उस चीज़ को करने जाओगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स से आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आप उसको
इम्प्रूव करते जाओगे। मेक मिस्टेक, इम्प्रूव, फाइंड बेटर वेज, इम्प्रूव, ऐसे करके इम्प्रूव करते 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 एक टाइम पे आपका लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तब आप एकदम JRF क्रैक करने के लिए रेडी हो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बताना चाह रहे थे। अभी एक लास्ट चीज़ में जाने से पहले बता देता हूँ आप लोगों को अबाउट द टेस्ट सीरीज़। तो हम लोगों ने CSIR नेट 22 दिसंबर टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किए, दे कैन ज्वाइन। जो यहाँ पे देखो 2 टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाए हैं। एक तो कंप्लीट होगा जिसमें आपको सारे टेस्ट मिलेंगे, और एक होगा पार्ट वाइज टेस्ट। इसमें बस आपको 2 हाफ सिलेबस टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और इस पिक्चर में आप और भी अच्छे देख सकते हो। कंप्लीट वाले में क्या मिलेगा आपको, 10 सिंगल यूनिट टेस्ट मिलेगा, 5 बाय यूनिट टेस्ट, 3 ट्राई यूनिट टेस्ट, 2 हाफ सिलेबस टेस्ट, 5 फुल लेंथ। टोटल आपको 765 क्वेश्चंस विल गेट। एंड इन द हाफ सिलेबस टेस्ट ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला नहीं, ओनली 2 हाफ सिलेबस टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट। जो लास्ट कंप्लीट में मिला वही सब यहाँ पे मिला। यहाँ पे टोटल 475 क्वेश्चंस आपका टोटल रहेगा। यू कैन परचेज द टेस्ट सीरीज फ्रॉम द एप्लीकेशन और फ्रॉम द वेबसाइट। कहीं पे भी आप परचेज कर सकते हो, आप दोनों जगह से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। So this is all for this video, guys. If you have any question, query, confusion, you can let me know in the comment section. If you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Finally, thanks for watching, and all the necessary links are given in the description and the first comment. Thank you. Bye. Take care.